हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिचर्ड्स का सिद्धांत, संप्रेक्षणीयता का दूसरा सिद्धांत। पहले हम मूल्य सिद्धांत कर चुके हैं, संप्रेक्षणीयता का सिद्धांत तथा काव्य भाषा, ये दोनों आज हम करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं तैयारी एंटी यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, जब आप एंटी यूजीसी नेट की तैयारी कर लेते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट की हिंदी से रिलेटेड जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम हैं वो सारे अपने आप ही हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि एंटी यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और डीपली पढ़ाया जाता है ये, तो इसे अगर आप कर लेंगे तो आप कोई भी हिंदी का कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल लेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या वो आप टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी हो, या पीएचडी हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम पीएचडी का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, फ्रेंड्स आप कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो है संप्रेक्षणीयता का सिद्धांत में रिचर्ड्स ने क्या कहा है फ्रेंड्स। रिचर्ड्स का जो काव्य संबंधी दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो सिद्धांत संप्रेक्षणीयता का सिद्धांत है। प्रेक्षणीयता में जो कुछ होता है वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क प्राह एक जैसी अनुभूति प्राप्त करते हैं। जब किसी वातावरण विशेष से एक व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित होता है तथा दूसरा उस व्यक्ति की क्रिया से ऐसी अनुभूति प्राप्त करता है जो पहले व्यक्ति की अनुभूति के समान होती है। जैसे फ्रेंड्स, अगर हमारे सामने किसी को बहुत दुख है और हम भी उसका दुख अनुभव कर रहे हैं उसकी कहानी सुन के, तो यही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, संप्रेक्षणीयता का सिद्धांत कहलाता है, या उसे प्रेक्षणीयता का सिद्धांत भी कहते हैं। कवि, कलाकार या सर्जक की अनुभूतियों का भावक द्वारा अनुभव किया जाना ही संप्रेक्षण है। एक की अनुभूति को अन्य सबकी अनुभूति बना देना ही कवि का कौशल है और उसे अन्य तक पहुंचा देना कलाकृति का गुण है। अतः कला की प्रेक्षणीयता अत्यंत आवश्यक है। रिचर्ड्स ने इसका श्रेय कवि की वर्णन क्षमता और श्रोता या पाठक की ग्रहण शक्ति को दिया है। कला के लिए प्रेक्षणीयता अत्यावश्यक है। रिचर्ड्स यह मानता है कि कला में प्रेक्षणीयता आवश्यक है, किंतु कलाकार को इसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कलाकार जितना सहज स्वाभाविक रूप में अपना कार्य करेगा उसकी अनुभूतियाँ उतने ही संप्रेक्षणीय बनेगी। कवि जब तक स्वयं अपनी अनुभूतियों के साथ एक रस नहीं हो जाता तब तक वे अनुभूतियाँ संप्रेक्षणीयता का गुण ग्रहण नहीं कर सकती। संप्रेक्षण के लिए प्रयत्न करने पर कला में कृत्रिमता का समावेश हो जाता है। निश्चय ही संप्रेक्षणीयता के लिए कवि प्रतिभा अज्ञात रूप से स्वतः कार्य करती है। और फिर जो संप्रेक्षणीयता का सिद्धांत है वो काव्य भाषा में किस प्रकार से काम करता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कविता में संप्रेक्षणीयता के बिना उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। भाषा ही प्रेक्षण का साधन और माध्यम है। रिचर्ड्स ने काव्य भाषा सिद्धांत की स्थापना की। इस काव्य भाषा चिंतन को काव्य भाषा का संवेगात्मक सिद्धांत नाम दिया गया है। रिचर्ड्स ने अपने शिष्य सी के आगडेन के साथ मीनिंग ऑफ द मीनिंग, फ्रेंड्स किसके साथ लिखी? रिचर्ड्स ने मीनिंग ऑफ द मीनिंग किसके साथ लिखी? अपने फ्रेंड शिष्य सी के आगडेन के साथ। उसके तथ्यपरक भाषा का विवेचन किया था। और क्या किया था फ्रेंड्स? तथ्यपरक भाषा का विवेचन किया। और प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक में क्या कहा? रागात्मक भाषा या भावपरक भाषा का इसमें नाम इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार भाषा के प्रयोग में उन्होंने दो भेद बताए, एक रागात्मक और एक भावात्मक। जो तथ्यपरक तथ्यपरक भाषा का प्रयोग और रागात्मक भाषा का प्रयोग। तथ्यपरक जो भाषा है वो किसके लिए यूज़ होती है फ्रेंड्स? वो ज़्यादातर वैज्ञानिक पे आधार है उसका, और जो रागात्मक है वो काव्य में यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, तथ्यपरक भाषा का प्रयोग तार्किकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की भाषा में मिलता है।
वहाँ पर शब्द द्वारा हमें किसी तथ्य की सूचना मिलती है, उसका यथार्थ बोध होता है और ऐसे कथन की सत्यता की परीक्षा भी की जा सकती है। तथ्यात्मक कथनों में दो बातों का महत्व मिलता है, तथ्य और उनके पारस्परिक संबंध को विज्ञान तथा तर्क में भावनाओं को प्रयासपूर्वक अलग रखते हुए इसी प्रकार की तथ्यपरक भाषा का प्रयोग किया जाता है। रागात्मक भाषा में भावपरक तत्वों की प्रधानता रहती है। तो फ्रेंड्स, रागात्मक भाषा में कौन से तत्व की रहती है? भावपरक। और इसमें कौन सी रहती है? इसमें विज्ञान की रहती है, तथ्यपरक में। यहाँ बड़ा तथ्य की सूचना नगण्य बनकर रह जाती है, जैसा कि संगीत में, काव्य में हम पाते हैं। जहाँ तथ्य अंतर्निहित भी रहते हैं, वहाँ भी उनका प्रभाव गौण हो जाता है। कविता हमारे भावों को उद्बुद्ध करती है, हमारी चित्तवृत्तियों को झकझोर देती है। क्या करती है फ्रेंड्स? कविता हमारी चित्तवृत्तियों को झकझोर देती है। विज्ञान की भाषा तथ्यपरक होती है और कविता की रागात्मक या भावपरक, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रिचर्ड्स ने अपने ग्रंथों में इस बात का पर बराबर बल दिया कि कभी कभी जो कवि है, कलाकार, किसी वैज्ञानिक की भांति तथ्य अथवा सत्य की खोज नहीं करता, वह तो विभिन्न रागात्मक अवस्थाओं, मनोभूमियों और चित्तवृत्तियों का सर्जन करता है। जो कवि की भाषा होती है वो क्या होती है? रागात्मक होती है। लेकिन इस विचार का बहुत से चिंतकों ने यह कहकर खंडन कर दिया कि तथ्य और भावना का पृथक्करण सैद्धांतिक स्तर पर तो संभव है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर नहीं। इसमें जो है, रिचर्ड्स ने स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स नामक अपनी पुस्तक में क्या कहा है? रागात्मक अर्थ के आग्रह पर बल देकर मैक्स वेबर के आक्षेपों का खंडन किया है। लेकिन रिचर्ड्स की इस काव्य भाषा सिद्धांत को लेकर वाद विवाद इतना हुआ कि उन्होंने दी फिलॉसफी ऑफ रेटरिक पुस्तक में अपनी मान्यता का संशोधन प्रस्तुत किया। जो फ्रेंड्स उन्होंने पुस्तक लिखी थी उसमें इतना विरोध हुआ इसका, तो उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी जो दी फिलॉसफी ऑफ रेटरिक है, उसमें उसका संशोधन किया और कविता की भाषा में भावात्मकता के साथ विचारात्मकता को भी संश्लिष्ट रूप में स्वीकार किया। तो फ्रेंड्स, ये तो काव्य भाषा सिद्धांत, साथ में संप्रेक्षणीयता सिद्धांत के। अब इसमें थोड़ा सा ये बता देती हूँ फ्रेंड्स कि जो इसका अर्थ है, रिचर्ड्स ने भाषा के स्वभाव और कार्य का गंभीर विवेचन करते हुए यह बताया, यह प्रश्न भी किया कि जो अर्थ है इसका क्या है, इसका अर्थ क्या है काव्य भाषा का? भाषा ही भाव संप्रेक्षण का माध्यम है और इस माध्यम का उपयोग हर रचनाकार अपने अपने ढंग से करता है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है और यह प्रतीक व्यवस्था ही रचनाकार और पाठक के बीच की मानसिक सेतु का निर्माण करती है। भाषा प्रतीकों में मानसिक वृत्तियों के अर्थ गुच्छ निहित होते हैं। इस दृष्टि से अर्थ ग्रहण के अनेक स्तर है। सभी पाठकों की मानसिक भूमिका एक सी नहीं होती, इसलिए वे रचना का एक सा अर्थ ग्रहण और बिंब ग्रहण भी नहीं करते हैं। फिर देश और काल का संदर्भ भी अर्थ को बदलता है। एक ही शब्द में कभी अर्थ संकोच होता है, कभी अर्थ विस्तार, कभी अर्थादेश। एक स्तर पर पाठक केवल नाद से परिचित होता है और उसी का प्रभाव अर्थ विस्तार, कभी अर्थादेश। एक स्तर पर पाठक केवल नाद से परिचित होता है और उसी का मानस पर पड़ता है उसका प्रभाव। ध्वनि भेद से अर्थ भेद की परख करने की क्षमता आते ही पाठक अर्थ व्यंजना की भीतरी बारीकियों को पकड़ने लगता है, अर्थ की जटिलताओं में धंस कर समझने लगता है, व्यंजना की भीतरी बारीकियों को पकड़ने लगता है, अर्थ की जटिलताओं में धंस कर समझने लगता है। फिर उसी भाषा के जटिल प्रतीकों के अर्थ संज्ञान में मजा आने लगता है। और रिचर्ड्स का यह मानना है कि भाषा के प्रयोग को समझने में व्याकरण सहायक होता है, किंतु उससे भी अधिक सहायता मनोविज्ञान से मिल सकती है, क्योंकि मन में उत्पन्न होने वाले द्वंद्व, तनाव, संघर्ष, विरोध के भावों का परस्पर संबंध भाषा में बराबर परिलक्षित होता है। भाषा का एक स्तर यह भी है जिसमें रूपकों का परस्पर संबंध भाषा में बराबर परिलक्षित होता है। भाषा का क्या है दूसरा स्तर, एक जिसमें रूपकों का प्रयोग किया जाता है। रूपात्मक भाषा या व्यंजना गर्भी भाषा से हम अर्थ के अनेक स्तरों तक पहुंच जाते हैं। भाषागत प्रतीकों में तथ्यों की सूचना के साथ भाव, विचार, वृत्ति, संकेत, चेष्टाएं, अभिप्राय, रूपक इत्यादि का भंडार रहता है। समर्थ रचनाकार इस भंडार का अपने ढंग से उपयोग करता है। वह पुराने शब्दों में नया अर्थ भरता है और बहुतायत से प्रयोग होने के कारण घिस गए शब्दों पर नए अर्थ की पॉलिश करता है। एक प्रकार से नए वाग्अर्थ की प्रतिपत्ति करता है। भाषा का कार्य सफल तभी माना जाता है जब कवि शब्द प्रतीकों की इन विशेषताओं को लक्षित करा सके।
भाषा का कार्य क्या है फ्रेंड्स? सरल और जटिल अर्थ को संप्रेषित करना। अगर भाषा जितनी सरल होगी फ्रेंड्स, उतना ही पाठकों को अच्छे से समझ में आएगा। जीवन में भाषा सामान्य रूप से और साहित्य में विशेष रूप से अर्थ वहन का कार्य करती है। और फ्रेंड्स, जो स्थूल रूप में रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नामक अपनी पुस्तक में अर्थ विचार करते हुए 4 प्रकार के अर्थों का निर्देश किया है, वो कौन कौन से हैं वो नोट कर लीजिए आप, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए चारों के चारों, पहला कौन सा है? वाच्यार्थ, दूसरा है भाव, तीसरा ध्वनि या लहजा, चौथा अभिप्राय। इंग्लिश में भी देख लीजिए, कई बार इंग्लिश में आ जाता है सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन। तो वाच्यार्थ का क्या है? वस्तु स्थिति को सामने लाने वाली प्रमुख शब्द शक्ति। क्या है फ्रेंड्स? शब्द शक्ति प्रमुख। भाव क्या है? भाव अर्थात विषय के प्रति लेखक अथवा वक्ता की चेष्टा। ध्वनि या लहजा क्या है? ध्वनि या लहजा अर्थात पाठक के प्रति लेखक की चेष्टा। अभिप्राय क्या है? लेखक अथवा वक्ता का अभिप्राय। भाषा के इन चारों उपकरणों को लेकर चलने या इनके मेल से ही भाषा का समग्र अर्थ व्यंजित होता है। किसी एक ही अंग को लेकर चलेंगे तो अनर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रयोजन के अनुसार ही किसी प्रकार विशेष के अर्थ पर जोर रहता है। जैसे वैज्ञानिक भाषा में यथा तथ्यता का आग्रह लेकर चलता है, जबकि रचनाकार भाषा को कल्पना के प्रयोग से रंगरंजित कर भावमूलक रूप देता है। रचनाकार भाव और टोन को बहुत महत्व देगा, जबकि वैज्ञानिक केवल तथ्य का निरूपण करेगा। रचनाक्रम का आस्वाद करने वाले पाठक या आलोचक का यह दायित्व होगा कि वह भाषा की शब्द शक्तियों को पहचान कर रचना के समग्र अर्थ तक पहुँचने का प्रयत्न करें। शब्द और अर्थ के अभिन्न संयोग से भाषा में सृजन की शक्ति आती है। रिचर्ड्स ने न्यू क्रिटिसिज्म के समर्थ प्रतिष्ठापक के रूप में शब्द शक्तियों तथा प्रकरणगत अर्थ संदर्भों पर ध्यान दिया। अपने आरंभिक ग्रंथ मीनिंग ऑफ मीनिंग में आगडेन के साथ रिचर्ड्स ने शब्दों के, ये फ्रेंड्स नोट करते जाओ, मीनिंग ऑफ मीनिंग मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। आगडेन के शिष्य थे जो आगडेन, उसके साथ मिलकर इन्होंने लिखी थी पुस्तक। रिचर्ड्स ने शब्दों के रेफरेंशियल मीनिंग अर्थात संदर्भ के निहितार्थ या निहितार्थ पर विचार किया। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उन्होंने इमोटिव मीनिंग या भावात्मक अर्थ पर विशेष बल दिया। तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचर क्रिटिसिज्म में उन्होंने क्या दिया? इमोटिवेटिव मीनिंग या भावात्मक अर्थ पर विशेष बल दिया और कहा कि काव्य के लिए अनिवार्यतार्थ अर्थ की अपेक्षा भावात्मक अर्थ उपयोगी और अपेक्षित होता है। कवि केवल सूचना, तथ्य, ज्ञान वृद्धि के लिए नहीं लिखता है, वह तो अनुभूति, प्रेरणा तथा भाव मर्म का सौंदर्य दूसरों तक भाषा से संप्रेषित करने के लिए लिखता है। किंतु प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में रिचर्ड्स ने भाषा के 4 अर्थ व्यापारों की विस्तार से चर्चा की और कहा, किसमें की फ्रेंड? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में। और क्या कहा? सेंस से मतलब वाच्यार्थ से। तात्पर्य क्या है इसका? अभिधेयार्थ ग्रहण का और फीलिंग से इमोटिव मीनिंग का। ये फ्रेंड्स नोट करते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि किससे किसका भाव है, ये अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लेना। रिचर्ड्स ने भाषा, ये बता दिया मैंने आपको, वक्ता अथवा लेखक का श्रोता के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, इससे टोन का निर्धारण होता है और इंटेंशन लेखक या वक्ता के अर्थ का निर्धारण करता है। इन चारों का संबंध अर्थ लय से निर्धारित हुआ करता है। इस प्रकार रिचर्ड्स ने अर्थ की स्थिति लय में भी मानी है। अर्थ लय केवल ध्वनियों की नियोजना मात्र नहीं है, अपितु भाषा की तह में रहने वाला सारभूत तत्व है। अर्थ प्रकाशन तत्व और अर्थ बोध दोनों में लय की बड़ी भारी भूमिका रहती है। रिचर्ड्स की भाषा और अर्थ संबंधी मान्यताओं पर उनके सामने ही उनके शिष्य ने क्या कहा? आपत्ति उठाई और इसका आलोचना भी की। तो फ्रेंड्स, बाकी का आप ये खुद पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा वैसे वो नहीं है, ये जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप खुद भी पढ़ लेना। जब मैं आपको PDF दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं PDF दे दूँगी, आप ये खुद से पढ़ लेना फ्रेंड्स। ये सिद्धांत पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके बारे में और मैं बता देती हूँ। काव्य स्वादन की प्रक्रिया द्वारा जो इसमें बताया गया है, ये मैं आपको 4 इसके बता चुकी हूँ। जो भाव इसके अर्थ विचार है रिचर्ड्स के काव्य भाषा के लिए। तो काव्य स्वादन की प्रक्रिया द्वारा काव्य प्रेक्षण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए रिचर्ड्स ने 6 भागों में विभक्त किया है इसको। काव्य संप्रेक्षण या प्रेक्षण एक ही बात होती है फ्रेंड्स। तो एक है मुद्रित शब्दों का नेत्रों के माध्यम से ग्रहण करना, ये नोट करते जाओ फ्रेंड्स।
मुद्रित शब्दों का नेत्रों के माध्यम से ग्रहण, दूसरा नेत्रों द्वारा प्राप्त संवेदनाओं से संबंधित बिंबों का ग्रहण, तीसरा स्वतंत्र बिंबों का ग्रहण, चौथा विभिन्न वस्तुओं का बोध, पांचवा भाषानुभूति और छठा दृष्टिकोण से सामंजस्य। तो फ्रेंड्स ये इसके 6 भाग बताए हैं इसमें काव्य संप्रेषण में काव्य भाषा के रिचर्ड्स ने। और फ्रेंड्स तो ये था सिद्धांत संप्रेषणता का, और इसमें काव्य भाषा का सिद्धांत दिया गया है संप्रेषणता के सिद्धांत के साथ ही। तो फ्रेंड्स आज ये फिनिश हो गया है। कल मैं देखती हूँ कौन सा टॉपिक लेकर आऊँगी आपके लिए। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपको सारे वीडियो मिलेंगे और आप सारे वीडियो लाइन वाइज देखते जाइए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, तब तक की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।